तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे जो योजनाओं का सीरीज चल रही थी, तो योजनाओं की सीरीज में पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हमारा पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वह नहीं देखा तो पहले आप वह देखिए। इसके अंतर्गत हम भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन परीक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये परीक्षाएँ क्या हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से जो योजनाएं हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इनको कंटिन्यू करते हैं तो आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज की पहली योजना से। पहली योजना रहेगी हमारी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे अमृत 2.0 भी कहते हैं। पूरा नाम क्या रहेगा? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शुरू करते हैं इस योजना की। अमृत 2.0 योजना भारत सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई एक प्रमुख शहरी विकास पहल है। मतलब ये योजना के शहरी विकास के लिए बनाई गई सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र जैसे हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार करना। तो ये वाले कार्य इसके रहेंगे। तो क्या क्या रहेंगे? हमारे शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति करना, सीवरेज सुधार करना, हरित क्षेत्र जैसे कि हमारे बुनियादी क्षेत्र में सुधार करना। और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा क्या? तो मुख्य उद्देश्यों की बात करें इसके, एक मिनट, आसपास काफ़ी आवाज़ रहती है तो आवाज़ को दूर करने के लिए। तो इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें, पहला आता है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति की बात करें तो 4700 कस्बों में हर घर को नल से जल कनेक्शन देना इसका प्रायोरिटी का काम है। सबसे बड़ा काम क्या रहेगा इसका? 4700 कस्बे हैं हमारे, उन 4000 कस्बों में हर घर को नल से जल देना है। तो सीवरेज सेवाओं की बात करें, जो हमारा 500 अमृत शहर है, या 500 हमारे अमृत शहरों में हर घर को सीवरेज या सेप्टिक जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराना। हरित क्षेत्र पार्क की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों या पार्कों का विकास करना। जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन एरिया हैं, उन क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास करना। इसके अंतर्गत सभी शहरी निकायों में, जितने भी हमारे शहरी निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनमें के जल प्रदाय योजनाओं के द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल ये उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। तो ये हमारे अर्बन जो अमृत मिशन है 2.0 इसका उद्देश्य है। तो शुरू करें। वित्तीय विवरणों की बात करें तो इसके अमृत 2.0 के लिए कुल अनुमानित बजट 2,99,000 करोड़ का है, जिसमें केंद्र सरकार 76,760 रुपये की सहायता कर रही है। केंद्र सरकार कितनी कर रही है? 76,760 करोड़ रुपए की सहायता कर रही है। योजना की बात करें तो योजना के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले जितने भी शहर है, कितने ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 50% रहेगा। जितना भी योजनाओं पर खर्च आएगा उसमें 50% केंद्र सरकार खर्च करेगी। 1 लाख से अधिक है लेकिन 10 लाख से कम की आबादी है, ऐसे शहर जिनकी 1 लाख से अधिक आबादी और 10 लाख से कम आबादी है, उन शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 33.33% मतलब 1/3 रहेगा। और ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, तो ऐसे शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 25% रहेगा। शेष सारा हिस्सा कौन वहन करेगा? राज्य सरकारों के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये हमारा अमृत 2.0 का मिशन है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें शहरों के अंदर जो बेसिक सुविधाएं होती है, जैसे हमारी कौन कौन सी होती है, सेप्टिक सुविधाएं, नल से जल, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करानी है। बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा जो भी संबंधित नगर निकाय होगा, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका या नगर परिषद हो, उसके द्वारा वहन किया जाएगा। अब बात करें अमृत 2.0 की, तो इसकी प्रगति क्या है, मतलब कितना इसने प्रगति की है। तो अब तक 4,916 परियोजनाओं के लिए 85,114 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सारी परियोजनाएं उनके लिए अनुबंध जारी कर दी गई। अरे 2.0 क्या कर रही है? अमृत 2.0 योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उनके सुधार करके जो नागरिक है उनकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर करना है। ये योजनाएं क्या है, जरूरी नहीं कि आपकी परीक्षा के लिए बेहतर हो, ये योजनाएं आपको नॉर्मली भी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शहरों में रहते हैं या फिर शहरों के पास रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये आपको बेसिक जानकारी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अगली योजना आती है हमारी जल जीवन मिशन, JJM, जल जीवन मिशन। तो शुरुआत करें। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जल जीवन मिशन क्या है? भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य 2024 तक
सभी ग्रामीण घरों में, जितने भी ग्रामीण घर हैं उन ग्रामीण घरों में नल के द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। क्यों? क्योंकि भारत के जितने भी ग्रामीण एरिया हैं, भारत के जितने भी ग्रामीण एरिया हैं, उन एरियो में सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो पेयजल के लिए जो ग्रामवासी है काफ़ी दूर दूर तक या फिर खुले तालाब से, खुले जो हमारे कुएं होते हैं वहाँ से जल की आपूर्ति करते हैं, मतलब जल लेके आते हैं। उस जल में क्या है, कई बार क्या होते हैं, जो बीमारी की संकेतक होते हैं, वह जल क्या होता है, कई बार बीमारी का संकेतक होता है। वह जल, उस जल का उपयोग करने से जो ग्रामवासी होते हैं इनको कई बीमारियां हो सकती है। तो भारत सरकार की ये पहल है जिसमें क्या सभी ग्रामवासियों को नल से जल उपलब्ध कराया जाए, और जल भी कैसा हो, जो अच्छा हो, मतलब जो मतलब ट्रीटेड होना चाहिए, तो वो जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस मिशन को 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुत ही जरूरी मिशन था जल जीवन मिशन। इसका उद्देश्य की बात करें, हर घर में जल उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या, हर घर में जल उपलब्ध कराना। तो जल जीवन मिशन का प्रमुख लक्ष्य है कि देश के सभी ग्रामीण घरों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल नल के माध्यम से मिले। क्या मिले? पर्याप्त पेयजल किसके माध्यम से मिले? नल के माध्यम से जल मिलना चाहिए। फिर पानी की गुणवत्ता में सुधार है, तो सुरक्षित और स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था करना, ताकि जल जनित जो रोग है, मतलब ऐसे रोग जो पानी की वजह से होते हैं, गंदा पानी पीने की वजह से, जैसे हमारा हैजा है, डायरिया है, तो ये हमारे जो रोग होते हैं किसकी वजह से, गंदे पानी पीने की वजह से होते हैं। तो इन रोगों से हमें मुक्ति मिले, कम से कम ऐसे रोगों से तो मुक्ति मिले जिनको हम ठीक कर सकते हैं, मतलब पानी की व्यवस्था ठीक करके जो रोग होते हैं ठीक करने की वजह से जो जिन सुधार हो सकता है, कम से कम उनको तो सुधार करने की कोशिश करें। तो सतत जल प्रबंधन, जल स्रोतों का संरक्षण और जल के सही तरीके से खपत को सुनिश्चित करना। फिर सामुदायिक भागीदारी की बात करें, तो ग्रामीण समुदायों को जल आपूर्ति के संबंध में प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल करना और स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपना। क्या ग्रामीण जितने भी समुदाय हैं उनको जल आपूर्ति के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल करना और स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपना इसका प्रमुख कार्य रहेगा। फिर बात करते हैं योजना है, तो योजना की क्या विशेषताएं रहेगी। तो योजना की विशेषताओं के बारे में बात करें तो घर घर जल आपूर्ति, मतलब जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों में नल द्वारा जल की आपूर्ति की जाएगी। जितने भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं, तो उन इलाकों में क्या, ग्रामीण घरों में नल के द्वारा जल की आपूर्ति की जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे दूसरा एरिया रहेगा कि जो भी ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो जल स्रोत, जैसे हमारे तालाब है, झील है या कुएं हैं, उनको संरक्षण की बात करें तो जल स्रोतों को सहेजने और बढ़ाने के लिए जल संचयन उपायों का ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 2-3 काम किए जा रहे हैं। पहले तो नल के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण घर के अंदर जल की आपूर्ति की जाएगी। दूसरा, जितने भी ग्रामीण एरिया है उनमें क्या है, जल स्रोत उनको सहेजने और उनको बढ़ाने के लिए जल संचयन उपायों पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा रहेगा हमारा जल उपयोग में सुधार। तो इस योजना के तहत योजना ग्रामीणों को जल उपयोग की प्रभावी और टिकाऊ आदतों के बारे में जागरूक किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनको जल उपयोग की जो प्रभावी और टिकाऊ आदतें हैं उनके बारे में जागरूक किया जाएगा, किन तरीकों को अपनाकर वो एक स्वच्छ जल को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस योजना की प्रगति के बारे में। जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में देखें तो प्रगति क्या हुई है। जल जीवन मिशन की प्रगति की बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत अब तक लाखों घरों में नल द्वारा जल आपूर्ति की जा चुकी है, और मिशन 2024 तक देश के सभी घरों को जल प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच में साझेदारी की जा रही है। दोनों के दोनों साझेदारी कर रहे हैं और दोनों मिलकर इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, और जल आपूर्ति योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। आर्थिक पहलू की बात करें, इस मिशन पर अब तक 3.60 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया जा चुका है, जिसमें केंद्र राज्य सरकार दोनों की साझेदारी रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में जल संकट को खत्म करना और ग्रामीण जीवन में सुधार लाना है। तो जल जीवन मिशन हमने एक और योजना देख ली है। अगली योजना आती है हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मतलब DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्र में जो गरीब है, क्या शहरी क्षेत्रों में गरीबी की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, कि जितने भी हमारे जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या गरीब लोग हैं तो उनकी क्या स्थिति में सुधार लाना है। इस मिशन को 2013 में लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों का निर्माण करना है। क्या करना है? इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे शहरी गरीब है, तो शहरी गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों का सुधार, आजीविका के अवसरों का निर्माण करना है, सुधार करके। तो बात करें इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को रोजगार, आजीविका के अवसर प्रदान करना। योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे जो भी लोग हैं, उन लोगों को स्थिर रोजगार, आजीविका के अवसर प्रदान करना है। स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देना, मतलब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का संगठन करना, ताकि वे सामूहिक रूप से काम करके अपने आजीविका को सुधार कर सके। जो महिलाएं हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना है? स्वयं सहायता समूह का गठन करना है और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम करना है। तीसरा आता है हमारे क्या? कौशल विकास और प्रशिक्षण। युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देना, ताकि वे श्रमिक बाजार में अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। क्या करना है? युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देना, ताकि वो क्या श्रमिक बाजार में अपनी स्थिति बेहतर कर सके। चौथा आता है शहरी गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। क्या शहरी गरीब है, तो उन गरीबों के लिए क्या करना है? सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो योजना के तहत गरीबों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जैसे हमारी बीमा है, पेंशन है, तो ये वाली सुविधाएं भी शहरी गरीब है उनको ये योजनाएं का लाभ मिलना चाहिए। तो योजना है, तो योजना के घटकों की बात करें, योजना में क्या क्या घटक है, किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। बात करें स्वयं सहायता समूह की, तो एसएचजी की बात करें, एसएचजी और सामूहिक जो वाणिज्यिक उद्यम है, स्वयं सहायता समूह और सामूहिक सामाजिक उद्यम की बात करें तो महिलाओं और गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना और उनमें उनके जो सामूहिक उद्यम है उनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। फिर कौशल विकास रोजगार की बात करें तो शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देना, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सके। तो वही आता है कौशल विकास रोजगार। फिर स्मॉल लोन वित्त पोषण, एसएमई होता है स्मॉल लोन वित्त पोषण की बात करें तो छोटे व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, अन्य उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और उनको जो पहले से व्यवसाय करें उनका व्यवसाय बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देना। शहरी गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो हमारे जैसे शहरी गरीब है उनको वृद्धावस्था पेंशन, बीमा, अन्य जो लाभ योजना है उनके माध्यम से गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो हमारे जो शहरी आजीविका मिशन है दीनदयाल उपाध्याय का, तो उसके घटकों की बात करें, पहला तो हमारा स्वयं सहायता समूह मतलब एसएचजी और सामूहिक सामाजिक उद्यम। दूसरा हमारा कौशल विकास और रोजगार। तीसरा स्मॉल लोन वित्त पोषण और चौथा शहरी गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। अब आर्थिक सहायता की बात करें तो डे एन्युअलम योजना के तहत क्या शहरी गरीबों को विभिन्न तरह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जैसे कि स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण, कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए निधि, छोटे व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता, तो इस तरह की सहायता दी जाती है। अब ये योजना काफ़ी समय से चल रही है, तो इस योजना में काफ़ी कुछ प्रगति भी हुई है। तो उस प्रगति के बारे में देखें तो क्या प्रगति चल रही है। इस योजना के तहत लाखों लोगों को रोजगार, आजीविका का अवसर प्रदान किए गए। क्या हुआ? इस योजना के तहत लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान किए गए, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को और वंचित वर्गों को। इसके तहत स्वयं सहायता समूह का गठन, कौशल और विकास कार्यक्रमों की सफलता के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ने लगे। क्या हो रहा है? जो हमारे शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़े हैं। इसकी वजह से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी क्षेत्रों में गरीबों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक प्रभावी पहल के रूप में काम कर रही है। तो इस तरह हमने एक योजना और देख ली। अगला आता है हमारे स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार के द्वारा 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। कब? 25 जून 2015 को हमारी ये योजना लॉन्च की गई थी और ये एक प्रमुख शहरी विकास कार्यक्रम है। ये क्या है? प्रमुख शहरी विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और टिकाऊ विकास के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकियों को अपनाना है। इस मिशन के तहत 100 प्रमुख शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मिशन के तहत क्या होगा? 100 प्रमुख स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां नागरिकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत राजस्थान की 4 शहर है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, जिसे काजू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काजू। काजू कैसे कहेंगे?
के से हमारा कोटा, ए से हमारा अजमेर, जे से हमारा जयपुर और यू से क्या आता है उदयपुर। तो इसे काजू के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर हमारे राजस्थान के जिले को स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया राजस्थान से। अब इसके उद्देश्य क्या, जो हमारा स्मार्ट सिटीज मिशन है इसका उद्देश्य क्या रहेगा, शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। पहला उद्देश्य क्या है, शहरी जो जीवन है इसकी गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसकी बात करें तो मिशन का प्रमुख उद्देश्य शहरी नागरिकों के लिए, मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, शहरी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे कि हमारे बेहतर जल आपूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, ऐसे काम करना। फिर आता है पारदर्शी और शासन में सुधार। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके क्या करना है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके शहरों में शासन और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना। फिर आता है विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्मार्ट शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्माण की योजना, जैसे हमारे स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, हरित स्थान, ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा में जो हमारा जो लकड़ी से ईंधन होता है वो प्राप्त करने की सोचते हैं घरों के अंदर, वो वाला उसको बंद करके एलपीजी सिलेंडर को उपयोग करना बढ़ाना है। चौथा हमारा आता है हमारे आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। स्मार्ट शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचे से क्या व्यापार और निवेश आकर्षित होगा। यदि हम स्मार्ट शहरों में क्या करेंगे, बेहतर बुनियादी ढांचे में व्यापार और निवेश, बेहतर बुनियादी ढांचा होगा तो उससे व्यापार और निवेश आकर्षित होता है, जिससे हमारे देश में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमने देखा स्मार्ट सिटीज मिशन है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार, पारदर्शिता और शासन में सुधार, विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, तो चौथा क्या आता है हमारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो चार हमारे इसके मुख्य उद्देश्य है। फिर आता है स्मार्ट सिटीज मिशन की विशेषताओं। क्या स्मार्ट सिटीज मिशन है तो इसकी विशेषताओं की बात करें, पहली विशेषता आती है हमारी स्मार्ट ट्रांसपोर्ट। क्या आती है, पहली विशेषता आती है स्मार्ट ट्रांसपोर्ट। तो यातायात जाम को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा या प्रभावी बनाने के लिए, क्या जो हमारे यातायात जाम है इसको कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्रभावी बनाने के लिए स्मार्ट ट्रांसपोर्ट प्रणाली की स्थापना की गई। जल आपूर्ति स्वच्छता की बात करें, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, सीवरेज और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करना इसकी विशेषताओं में शामिल है। तीसरी विशेषता आती है स्मार्ट ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियां, जो हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज है उसकी बात करें तो ऊर्जा की खपत को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट ऊर्जा टेक्नोलॉजीज इसका उपयोग करेंगे। और चौथा आता है हमारा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बेहतर सड़कें, स्मार्ट पार्किंग, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन मतलब हमारी ई मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के जरिए हमारी मेडिसिन देना, तो ये चीज़ें शामिल होती है। तो विशेषताओं को एक बार वापस देख लें स्मार्ट सिटीज मिशन की। पहले तो हमारा स्मार्ट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो यातायात जाम को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्रभावी बनाने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। फिर हमारे जल आपूर्ति स्वच्छता की बात करें तो जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, सीवरेज और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करने के लिए जल आपूर्ति स्वच्छता को शामिल कर रहे हैं। तीसरी विशेषता स्मार्ट ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और हमारा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटीज है उनको चयन किस आधार पर किया जाता है, मतलब कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम स्मार्ट सिटीज का चयन करते हैं, उसकी बात करें। स्मार्ट सिटी चयन प्रक्रिया, सरकार ने स्मार्ट सिटी के चयन के लिए एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें शहरों को उनके विकास प्रस्तावों, परियोजनाओं और कार्यान्वयन की योजना के आधार पर चुना जाता है। शहरों किस आधार पर चुना जाता है कि सरकार ने स्मार्ट सिटी के चयन के लिए एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें शहरों को उनके विकास प्रस्तावों, परियोजनाओं और कार्यान्वयन की योजना के आधार पर चुना जाता है। हर साल 20 शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में चुना गया है और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से धन प्राप्त किया जाता है। क्या हर साल 20 शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में चुना गया है और विकास के लिए क्या केंद्र और राज्य सरकारों से धन प्राप्त किया जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से पहले हैं उसकी बात करें तो नागरिक सेवाओं को डिजिटलीकरण, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत शहरों में नागरिक सेवाओं को डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिसमें लोगों को सुविधाजनक तरीके से सेवाएं मिल सके। तो हम क्या करें, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में नागरिक सेवाओं को डिजिटलीकरण कर रहे हैं,
जिससे क्या लोगों को सुविधाजनक तरीके से सेवाएं मिल सके। फिर स्मार्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य निगरानी और ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। क्या हो रहा है कि टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य निगरानी और ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। बात करें स्मार्ट शिक्षा की, तो शिक्षा क्षेत्र में भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग, जैसे कि ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस, इनको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रमुख पहलों में देखें तो प्रमुख पहलों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो रही है कि हमारे नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण, दूसरा हमारे स्मार्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, तीसरा आता है हमारे स्मार्ट शिक्षा। ये चीज़ें हैं जिनको शामिल कर रहे हैं। ये जो हमारे मिशन है स्मार्ट सिटीज मिशन, इसके अंदर आर्थिक पहलू की बात करें तो इस मिशन के लिए 48,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। कितना? 48,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार स्मार्ट शहरों के विकास के लिए राज्य सरकारों और नगर निगमों को सहायता दे सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, जो हमारे स्मार्ट सिटीज है इनके विकास के लिए राज्य सरकारों और नगर निगमों को सहायता दे सकती है। प्रगति की बात करें, बहुत दिनों से योजना चल रही है, आज की तो है नहीं, तो इसमें प्रगति की बात करें तो अब तक कई शहरों में स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित विकास की प्रक्रिया जारी है। कई शहरों में क्या स्मार्ट सिटीज के रूप में विकास की प्रक्रिया जारी है। यह मिशन शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता को सुधारने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित है। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य शहरी भारत को स्मार्ट और समावेशी बनाना है, ताकि यह देश क्या आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध हो सके। ताकि ये देश क्या है हमारे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से समृद्ध हो सके। तो इस तरह हमने स्मार्ट सिटीज मिशन योजना को देख लिया। एक योजना आती है हमारी राजस्थान सरकार की योजना, हमारी कौन सी, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो इसकी बात करें, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना राजस्थान सरकार के द्वारा एक लक्ष्य है हमारा, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। याद रखना टैगलाइन, टैगलाइन क्या, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। इसकी संकल्पना के साथ 6 जनवरी 2024 को इंदिरा रसोई योजना है उसका नाम बदल करके शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। मतलब पहले एक योजना चलती थी इंदिरा रसोई योजना, तो उस योजना का नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया। शहरों के लिए थी ये। इसका उद्देश्य समाज के जो गरीब, जरूरतमंद और असहाय वर्ग है इनको सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन दिलाना है। क्या? सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन कराना है। मतलब 8 रुपये इसके लिए तय किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 8 रुपये लिए जाएंगे और 8 रुपये लेके उनको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी हिस्सों में रसोई खोली जा रही है, जहाँ पर गरीबों और श्रमिकों के बेहद कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन योजना है उससे प्रेरित है। मतलब पहले हमारे तमिलनाडु में जो अम्मा जी हैं, जो जयललिता जी थी हमारी उस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, तो उनको अम्मा जी कहते थे, तो उनके द्वारा एक अम्मा कैंटीन योजना चलती थी। तो उससे प्रेरित होकर हमारे इंदिरा रसोई योजना चली थी और उसका नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना रखा गया। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और निम्न आय वर्ग के नागरिक है, इनको कम कीमत पर स्वादिष्ट और पोषक भोजन उपलब्ध कराना है। इनको क्या करना है? कम कीमत पर पोषक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराना इसका प्राइम उद्देश्य। अगला हमारा भ्रष्टाचार को कम करना। क्या दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? भ्रष्टाचार कम करना। यह सुनिश्चित करना है कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और उन्हें मुफ्त और सस्ती दर पर भोजन मिले। मुफ्त तो कौन देता है, लेकिन ये सस्ती दर है, 8 रुपये प्रति थाली है, तो वो तय किया गया है इसके लिए। तो पोषण की स्थिति में सुधार की बात करें तो गरीब लोगों के पोषण की स्थिति में सुधार लाना, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, जिसके अंतर्गत भोजन की एक थाली में 600 ग्राम भोजन दिया जाता है। एक थाली में कितना? 600 ग्राम भोजन दिया जाता है। 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम चावल के साथ साथ अचार, बाजरा और खिचड़ी, ये सब चीज़ें दी जाती है। तो भोजन क्या होता है? 600 ग्राम है, 600 ग्राम भोजन दिया जाता है। विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं की बात करें इस योजना की पहली खास विशेषता आती है सस्ती दर पर भोजन। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कितना? 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा प्रति थाली 22 रुपये का अनुदान दिया जाता है। मतलब टोटल 30 रुपये की थाली पड़ती है। कितनी? ये 30 रुपये की थाली पड़ती है, जिसमें 22 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और 8 रुपये क्या जो
लोग होते हैं गरीब जरूरतमंद, उनसे 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से लिया जाता है। बात करें क्वालिटी और स्वास्थ्य पर ध्यान, तो भोजन में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की जाती है जिससे शरीर को सही प्रकार से पोषण मिलता रहे। अब बात करें रसोई के स्थान, तो यह रसोई हमारे राजस्थान के 240 नगर निकाय हैं। कितने? 240 नगरीय निकाय, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद है। इनमें 1000 रसोई का संचालन किया जा रहा है। कितना? 1000 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 1000 रसोई का संचालन किया जा रहा है ताकि हर वर्ग के नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। क्या? हर वर्ग के जो व्यक्ति है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है, जात पात किसी भी आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी व्यक्ति आकर इसमें भोजन कर सकता है। और जिसमें दोपहर का और रात्रि का 2 ही टाइम भोजन दिया जाता है। दोपहर में 100 थालियाँ बनती है और रात्रि में भी 100 थालियाँ बनती है। फिर बात करें स्वच्छता और गुणवत्ता की, रसोई की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर कड़ा ध्यान रखा जाता है ताकि लोगों को साफ और ताज़ा भोजन मिले। और इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया। कितना? 800 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा जाता है। आप इसे भी याद रखें, कई परीक्षा में पूछ लिया गया था 800 करोड़ वाली बात, तो इसके लिए 800 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। आगे बात करें लाभार्थी कौन होंगे, इस योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो गरीब और कमजोर वर्ग जिनके पास सस्ते और गुणवत्तापूर्ण भोजन का अभाव होता है। ऐसे गरीब लोग जिनके पास क्या? सस्ते और गुणवत्तापूर्ण भोजन का अभाव होता है, जैसे हमारे मजदूर, प्रवासी श्रमिक, वृद्धजन और अन्य असहाय व्यक्ति होते हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग की बात करें तो योजना शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों क्षेत्रों में लागू की जाती है। ऐसे नहीं है केवल शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये योजना लागू है ताकि प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिल सके। 240 जो नगरीय निकाय है उनमें ये 1000 रसोई का संचालन किया जाता है। प्रगति और विस्तार की बात करें तो राजस्थान सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना को राज्य के विभिन्न जिलों में सफलतापूर्वक इसको लागू कर दिया है। योजना के तहत कई रसोइयाँ खोली गई है और इन रसोई में हजारों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। योजना राजस्थान में भूख को कम करने में इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। क्या? इस योजना ने क्या किया है? राजस्थान में भूख को कम करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। अब इस योजना के आर्थिक पहलू की बात करें। इस योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। क्या? इस योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि रसोई का संचालन बिना किसी रुकावट के किया जा सके। ये योजना सरकार के सामाजिक सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है और राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना गरीबों को सस्ते और पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। ये योजना क्या है? गरीबों को सस्ते और पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी कदम की तरह साबित हो रही है। अब हम बात करें अन्नपूर्ण रसोई योजना ग्रामीण की। क्या? ग्रामीण की बात करें अन्नपूर्ण रसोई योजना, क्योंकि इससे पहले हमारी जो पढ़े थे हमने वो शहरी के लिए थी, ये ग्रामीण के लिए। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण 6 जनवरी 2024 से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जो जरूरतमंद लोग हैं इनको सस्ती दर पर खाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू की गई जहाँ गरीब और मजदूर वर्ग के लोग अच्छा भोजन नहीं प्राप्त कर पाते, तो उन क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया है। तो ग्रामीण वाली है। उद्देश्य की बात करें, प्रमुख उद्देश्य सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराना। अन्नपूर्णा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लोगों को मात्र 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तब 22 रुपये राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। सेम ही कॉन्सेप्ट है दोनों का। स्वस्थ और संतुलित भोजन की बात करें, इस योजना में खाद्य सामग्री का चयन ऐसे किया जाता है जिससे कि लोगों के स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिल सके, जिसके अंतर्गत भोजन की एक थाली में 600 ग्राम मतलब 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम चावल के साथ साथ अचार, बाजरा और खिचड़ी ये सब भी दी जाती है। फिर आता है गरीब और मजदूर वर्ग को राहत। क्या? उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, गरीब और जो मजदूर वर्ग है इसको राहत देने की कोशिश है। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन ग्रामीण इलाकों के गरीब मजदूर और दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा जो महंगे भोजन के कारण अपने दैनिक आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते। जो भोजन की उनकी आवश्यकता होती है वो आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, उन वर्गों को इसके अंदर शामिल किया गया है। अभी ये योजना कैसे काम करती है, मतलब इसकी कार्यप्रणाली की बात करें
तो सामुदायिक रसोई घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्या बहुत सारी जो ग्राम पंचायतें हैं, तो ग्राम पंचायतों में सामुदायिक रसोई घर स्थापित किए जाएंगे, जहाँ से भोजन तैयार किया जाता है और सस्ते दामों पर स्थानीय निवासियों को वितरित किया जाएगा। वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब इन रसोई का संचालन कौन करेगा? इनका संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद मतलब राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदेश के समस्त चिन्हित ग्रामीण कस्बों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 891 रसोइयाँ चलाई जा रही है। कितनी? 891 रसोइयाँ चलाई जा रही है और उनके माध्यम से हर रोज अधिकतम 100 थाली दोपहर में, 100 थाली रात्रि में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बात करें पोषण और गुणवत्ता की, तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि भोजन पोषक तत्वों से भरपूर हो, गुणवत्ता से युक्त हो, ताकि खाने वाले व्यक्ति को उचित आहार मिल सके। क्या क्या दिया जाएगा? खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जियां जैसी बुनियादी और सस्ती खाद्य सामग्री दी जाएगी। लाभ की बात करें तो सस्ती और पोषक भोजन उपलब्ध रहेगा। गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, उनको सस्ते दामों पर अच्छा और पोषक भोजन मिलना चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार, तो ये योजना भूख और कुपोषण की समस्या को कम करने में मदद करेगी। तो ये योजना क्या करेगी? भूख और कुपोषण की समस्या को कम करने में मदद करेगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता। समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ये योजना समाज के कमजोर वर्ग जैसे हमारे श्रमिक, वृद्ध, महिला और बच्चे, इनके लिए मददगार साबित हो सकती है, तो नियमित और उचित भोजन नहीं कर पाते। तो क्या नियमित और उचित भोजन नहीं कर पाते, उनको ये बहुत ज़्यादा काम आती है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो अन्नपूर्णा रसोई योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, जरूरतमंदों को सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध कराती है। और ये योजना न केवल भूख को दूर करने में काम करती है, बल्कि समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको सशक्त बनाने में भी मदद करती है। तो इस तरह आज हम यहीं तक रखेंगे इन योजनाओं का सफ़र। आगे अगले पार्ट में आगे की योजनाएं देखेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा ये शुरू किया गया इनिशिएटिव थोड़ा बहुत ही पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वैसे बच्चों के द्वारा ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनके द्वारा कोई खास रेस्पॉन्स तो दिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम हमारी मेहनत को जारी रखेंगे। इसके जितने पार्ट बनेंगे हम आपको बनाएंगे। यदि आपको कोई सुझाव हो कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।